स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि सरकारी स्कूलों के टीचर अब कोचिंग नहीं चला पाएंगे, बिहार सरकार ने दिया सख्त आदेश। जी हां, दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर क्या स्पष्ट किया है कि सरकारी शिक्षक अब किसी भी कोचिंग सेंटर, प्राइवेट ट्यूशन या निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने का काम नहीं कर सकेंगे। यदि कोई शिक्षक ऐसा करते हुए पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और अब उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारी स्कूलों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। विभाग को शिकायतें मिली थी कि कई शिक्षक स्कूल के अंदर और फिर बाहर कोचिंग तथा ट्यूशन चला रहे हैं, जिससे विद्यालयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और फिर शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। पवन सिंह निशांत कुमार बने एमएलसी, सभी 10 कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीते, एनडीए की बल्ले बल्ले। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद की यानी कि एमएलसी की 10 सीटों पर हुए चुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि बीतने के बाद किसी भी सीट पर मुकाबले की स्थिति नहीं बनी, जिसके चलते सभी 10 प्रत्याशियों को विजय घोषित कर दिया गया है। इस चुनाव में एनडीए को 10 में से 9 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि एक सीट राजद के खाते में गई है। यह निर्विरोध निर्वाचन होने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा भाजपा, जेडीयू, लोजपा और फिर राजद के अन्य उम्मीदवार भी बिना मतदान के विधान परिषद पहुंच गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम बिहार विधानसभा में एनडीए की मजबूत संख्या और राजनीतिक गणित को दर्शाता है। इस जीत के साथ एनडीए का विधान परिषद में प्रभाव और मजबूत हो गया है। खास तौर पर निशांत कुमार और पवन सिंह की एंट्री को आगामी बिहार राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पर विपक्ष का कहना है कि यह संख्या बल का परिणाम है, जबकि सत्ता पक्ष इसे अपनी राजनीतिक मजबूती और फिर संगठन की सफलता बता रहे हैं। बिहार में जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन के साथ मिलेगा घर, 15 जून से विशेष अभियान होगा चालू। दरअसल बात यह है कि बिहार के जिन लोगों के पास जमीन नहीं है और घर नहीं है, तो बिहार सरकार उन लोगों के लिए, उन परिवारों को घर के लिए जमीन का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से 15 जून से अभियान बसेरा 2 शुरू किया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत ऐसे पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। उन्हें बंदोबस्ती प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर के आवासीय भूमि का अधिकार देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्र भूमिहीन परिवारों के मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और अस्थायी आवास की दिशा में मदद मिल सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से हजारों गरीब और फिर भूमिहीन परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा। अभियान के दौरान विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां पर लोगों के आवेदन और फिर दस्तावेजों की जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को अपने घर का कानूनी अधिकार मिलने का रास्ता आसान होगा। बिहार में रेल यात्रियों की आफत, गर्मी उमस के बीच 5 घंटे तक लेट पहुंच रही है ट्रेनें, 10 प्रमुख गाड़ियों का स्टेटस। दरअसल बात यह है कि बिहार में भीषण गर्मी और फिर उमस के बीच रेल यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे परिचालन में देरी के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से घंटों लेट चल रही है। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे खास करके बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनों के 3 से 5 घंटे तक देरी से चलने की खबर है, जिससे यात्रा कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार विभिन्न रूटों पर ट्रैफिक दबाव, तकनीकी कारणों और फिर परिचालन संबंधित चुनौतियों के चलते ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित हुई है। राजधानी संपर्क क्रांति, गरीब रथ समेत कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के लेट होने की सूचना है। जब गर्मी और फिर उमस के कारण प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। कई स्टेशनों पर लोग ट्रेनों के लेट लतीफे को लेकर के नाराजगी भी जता रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों के संचालन को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर जांच कर लें ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। फिलहाल बिहार के कई प्रमुख रेल मार्गों पर ट्रेनों की देरी यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है और सामान्य स्थिति बहाल होने में कुछ समय लग सकता है।
बिहार के डिप्टी सीएम को फोन पर मिली धमकी, नंबर ट्रेस कर रही है पुलिस, पटना में एफआईआर दर्ज। जी हां, दरअसल बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कॉल करने वाले ने पहले पार्सल बुकिंग का बहाना बनाया और फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव ने पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिर जिस नंबर से कॉल की गई थी उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में साइबर अपराध से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कॉलर की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री उन्हें जरूर इंजीनियर बना देंगे, निशांत की एजुकेशन पर तेजस्वी यादव का तंज। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से शैक्षणिक योग्यता को लेकर के सियासी घमासान शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री उन्हें जरूर इंजीनियर बना देंगे। ये बयान उस समय आया है जब निशांत कुमार की पढ़ाई को लेकर के चुनावी हल्फनामे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की है और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा जैसे गंभीर विषय को भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना रही है, जबकि राज्य में बेरोजगारी, शिक्षा और फिर विकास जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे मौजूद हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है, क्योंकि शिक्षा और फिर युवाओं से जुड़े विषय हमेशा बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। बिहार के 12 जिलों में मस्तिष्क ज्वर का अलर्ट, स्कूलों में शिक्षक बच्चों को करेंगे जागरूक। दरअसल बात है कि बिहार में मस्तिष्क ज्वर यानी कि एईएस चमकी बुखार को लेकर के स्वास्थ्य और फिर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गए हैं। जब बिहार के 12 प्रभावित जिलों में स्कूलों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों को बीमारी के लक्षण, बचाव के उपाय और समय पर इलाज की जानकारी दें, ताकि बच्चे खुद भी सतर्क रहें और अपने परिवारों को भी जागरूक कर सकें। अधिकारियों के अनुसार गर्मी और फिर उमस के मौसम में मस्तिष्क ज्वर यानी कि एईएस यानी कि चमकी बुखार के मामले बढ़ने की आशंका रहती है। इस बीमारी में तेज बुखार, बेहोशी, शरीर में ऐंठन और फिर मानसिक भ्रम जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सरकार ने स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है, जिससे बच्चों तक सही जानकारी पहुंच सके। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि किसी बच्चे में मस्तिष्क ज्वर के लक्षण दिखाई दें तो फिर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराएं। जब वहीं पर स्कूलों में शिक्षक बच्चों को साफ सफाई, पर्याप्त भोजन और बीमारी के शुरुआती संकेतों के बारे में जानकारी देंगे, ताकि समय रहते बचाव और फिर उपचार सुनिश्चित किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का संदेश, कहा हैप्पी बर्थडे साहब। तेजस्वी यादव का मिला साथ तो तेज प्रताप यादव के वीडियो कॉल ने किया भावुक। दरअसल बात यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर परिवार और फिर समर्थकों के बीच भावुक माहौल देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हुए खास संदेश दिया है। वहीं पर तेजस्वी यादव पूरे समय उनके साथ नजर आए। परिवार के सदस्यों और फिर समर्थकों ने लालू यादव के स्वास्थ्य और फिर दीर्घायु जीवन की कामना की है। वहीं पर जन्मदिन समारोह के दौरान सबसे भावुक पल तब आया जब तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल के जरिए लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी। वीडियो कॉल पर पिता पुत्र की बातचीत ने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे और जन्मदिन का जश्न सादगी के साथ मनाया गया। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बिहार के कई जिलों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किए, जहाँ कहीं पर केक काटा गया तो फिर कहीं पर गरीबों के बीच भोजन और मिठाइयों का वितरण किया गया। पार्टी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक और फिर सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। बिहार में पत्थर और स्टोन डस्ट की रॉयल्टी दरें बढ़ी, सरकार के राजस्व में होगा इजाफा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पत्थर और स्टोन डस्ट के खनन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए रॉयल्टी दरों में वृद्धि कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत पत्थर और फिर स्टोन डस्ट दोनों पर 500 रुपये प्रति घन मीटर की सामान रॉयल्टी लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होगी और खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
वहीं पर सरकार का कहना है कि नई दरें लागू होने से खनिज संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह इसके साथ ही खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम राज्य की आय बढ़ाने के साथ साथ खनन क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पर खनन और फिर निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों की नज़र अब इस बात पर है कि नई रॉयल्टी दरों का बाजार और फिर निर्माण लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहीं पर सरकार को उम्मीद है कि संशोधित दरों में से खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ साथ राज्य के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। लालू यादव के साले के घर बुलडोजर लेकर पहुंची आईपीएस, अब छोड़ेगी बिहार, मिला नया कैडर। दरअसल बात यह है कि बिहार में चर्चित प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सुर्खियों में आई आईपीएस अधिकारी भुवनेश्वरी एस को बिहार कैडर से रिलीव कर दिया गया है, जहां उन्हें अंतर कैडर ट्रांसफर के तहत नया कैडर आवंटित किया गया है। भुवनेश्वरी एस उस समय चर्चा में आई थी जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव से जुड़े कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की निगरानी की थी। प्रशासनिक हलकों में उनकी पहचान एक सख्त और फिर सक्रिय अधिकारी के रूप में रही है। वहीं पर बिहार में उनकी तैनाती के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई थी। अब कैडर परिवर्तन के बाद वे अपने नए राज्य में सेवा देगी। अंतर कैडर ट्रांसफर आमतौर पर केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। जहां उनके बिहार छोड़ने की खबर के बाद प्रशासनिक और फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। तंबाकू की लत से बढ़ रहा कैंसर का खतरा, स्क्रीनिंग में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। दरअसल बात है कि बिहार में तंबाकू सेवन को लेकर की चिंता बढ़ती जा रही है। हाल ही में चलाए गए कैंसर स्क्रीनिंग अभियान में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनमें तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसर या फिर कैंसर के शुरुआती लक्षण पाए गए हैं। यह स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गुटखा, खैनी, पान मसाला और फिर धूम्रपान की आदत लोगों को गंभीर बीमारियों की ओर ढकेल रही है। तंबाकू का सेवन कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। स्क्रीनिंग के दौरान कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें लोगों को बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। डॉक्टरों के अनुसार समय पर जांच होने से कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में की जा सकती थी, जिससे इलाज की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने लोगों से तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से दूर रहने तथा निर्धारित स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग अब जागरूकता अभियान को और तेज करने की तैयारी में है। स्कूलों, कॉलेजों और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टरों का कहना है कि तंबाकू की लत छोड़ करके और स्वस्थ जीवन शैली अपना करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो, सीएम सम्राट पर भड़के तेजस्वी यादव, युवाओं के मुद्दे को लेकर के साधा निशाना। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार युवाओं को बेरोजगारी, शिक्षा और फिर विकास जैसे असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे सिक्योरिटी ले लो या फिर बंगला ले लो, लेकिन बिहार के युवाओं को उनके अधिकारों और फिर रोजगार के सवालों से नहीं भटकाया जा सकता। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता के मूल मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राजनीतिक विवादों को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के लाखों युवा नौकरी और फिर बेहतर शिक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अब बिहार के युवा जागरूक हो चुके हैं और वे केवल वादों से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत और फिर आम लोगों को बेहतर सुविधाएं चाहिए। वहीं पर उनके इस बयान को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज होने के आसार हैं। बिहार में मानसून की एंट्री, औरंगाबाद, भोजपुर समेत 21 जिलों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है और फिर इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के 21 जिलों के लिए तेज आंधी और फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। औरंगाबाद, भोजपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और फिर जरूरी सावधानियां बरतने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बादल छाए रहने
रहने और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं पर बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और फिर उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान लोग खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। या किसानों को भी मौसम के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि मानसून के सक्रिय होने के साथ आने वाले दिनों में राज्य के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती है। बिहार में इसी सप्ताह पूरा होगा नदी जोड़ने का काम, पुरानी धार में बहेगा बागमती का पानी। दरअसल बात है कि बिहार में बागमती नदी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों के अनुसार नदी जोड़ने का काम इसी सप्ताह पूरा होने की संभावना है। योजना पूरी होते ही बागमती नदी का पानी एक बार फिर से अपनी पुरानी धार में बहने लगेगा, जिससे क्षेत्र के जल प्रवाह और फिर नदी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना और फिर जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना है। लंबे समय से नदी की बदली हुई धारा के कारण कई इलाकों में जल भराव और फिर अन्य समस्याएं सामने आ रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि पुरानी धार में पानी बहने से इन समस्याओं में काफी हद तक राहत मिल सकती है। प्रशासन का कहना है कि काम तेजी से चल रहा है और अंतिम तैयारियां पूरी की जा रही है। परियोजना के पूरा होने के बाद आसपास के क्षेत्र में जल प्रबंधन बेहतर होगा, साथ ही किसानों और फिर स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। सिंगल विंडो सिस्टम से बिहार में उद्योग लगाना होगा आसान, विजय सिन्हा बोले 30 दिन भी मिलेगी सभी मंजूरी। दरअसल बातें हैं कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि अब बिहार में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आवश्यक मंजूरी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। जब विजय सिन्हा ने बताया है कि नई व्यवस्था के तहत उद्योग लगाने से संबंधित सभी जरूरी अनुमतियां अधिकतम 30 दिनों के भीतर देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे निवेशकों का समय बचेगा, प्रक्रियाएं आसान होगी और बिहार में नए उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। बिहार 11वीं में एडमिशन के लिए तीसरी लिस्ट जारी, यहां डायरेक्ट करे चेक। दरअसल बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने इंटरमीडिएट और सत्र 2026 से 28 में नामांकन के लिए तीसरी चयन लिस्ट जारी कर दी है। जिन छात्रों ने OFSS पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, वे अब अपना चयन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे चयनित छात्र छात्राएं 11 जून से 14 जून तक आवंटित स्कूल या कॉलेज में नामांकन करा सकेंगे। छात्र OFSS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर, बारकोड नंबर या फिर आवेदन संख्या दर्ज करके थर्ड मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। चयन होने पर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा, जिसे नामांकन के समय संबंधित संस्थान में जमा करना जरूरी रहेगा। बिहार बोर्ड के अनुसार ये नियमित नामांकन प्रक्रिया की अंतिम चयन सूची है। जिन छात्रों का नाम इस लिस्ट में आया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर एडमिशन लेना होगा। इसके बाद खाली सीटों के आधार पर आगे की प्रक्रिया या फिर स्पॉट एडमिशन से संबंधित जानकारियां जारी की जा सकती है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर आरजेडी नेताओं ने की चादरपोशी, मांगी दुआ। दरअसल बात है कि आरजेडी सुप्रीमो और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन के अवसर पर पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर आरजेडी नेताओं ने एक मजार पर चादरपोशी करके लालू प्रसाद यादव की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन के लिए दुआएं मांगी है। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और फिर कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिन नेताओं ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय और फिर गरीबों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया है, इसलिए उनके जन्मदिन को सेवा और फिर सद्भावना के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों के बीच मिठाइयां भी बांटी गई और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की गई है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बिहार के विभिन्न जिलों में भी समर्थकों के बीच उत्साह देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं पर आरजेडी नेताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक और फिर सामाजिक योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। बिहार में मौसम की तबाही, ठनका और फिर आंधी बारिश से 5 की गई जान, 12 जिलों में हाई अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया है। बिहार के कई जिलों में तेज आंधी बारिश और फिर ठनका गिरने की घटनाओं में अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए 12 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों और दिनों में कई इलाकों में तेज बारिश, वज्रपात
और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। खराब मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं पर कई जगहों पर पेड़ गिरने और फिर बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें भी सामने आई है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने, खुले मैदानों और फिर पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी है। खास करके किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं। उपचुनाव में पास होंगे सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर, लूट ले जाएंगे महफिल, नितिन नवीन का घर बना हॉटस्पॉट। दरअसल बात है कि पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक सीट बन गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से यह सीट खाली हुई है, जिस पर जल्द उपचुनाव होना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये चुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। वहीं पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार यहां पर सक्रिय हैं और भाजपा को उसके ही किले में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। जनसुराज के नेताओं ने भी संकेत दिया है कि पार्टी इस सीट पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। करीब 3 दशक से भाजपा के कब्जे वाली इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। एक तरफ भाजपा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरा जोर लगा पाएगी, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इसे अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने का बड़ा मौका मान रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का बड़ा संकेत भी बन सकता है। रिशु श्री घोटाले में बड़ी मछलियों पर एक्शन कब, राजद ने सरकार को घेरा। दरअसल बात है कि बिहार की चर्चित रिशु श्री टेंडर घोटाले को लेकर के सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि जब मामले में कई बड़े अधिकारियों और फिर प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो फिर अब तक तथाकथित बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई कर रही है, जबकि असली जिम्मेदार लोगों तक जांच नहीं पहुंच रही है। रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा को टेंडर घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया जा चुका है। जांच में सरकारी ठेकों और फिर अधिकारियों से जुड़े कथित संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है। राजद नेताओं का कहना है कि अगर जांच निष्पक्ष है तो फिर सभी दोषियों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उनका पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वहीं पर सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी तेजस सहित कई स्पेशल ट्रेनों में अब होगी रेगुलर रेड, बिहार में शराब तस्करों पर कसा जाएगा शिकंजा। दरअसल बात है कि बिहार में शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने निगरानी और फिर जांच अभियान को और सख्त करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में राजधानी तेजस समेत कई स्पेशल ट्रेनों में अब नियमित रूप से छापेमारी और फिर जांच अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रेल मार्ग के जरिए होने वाली शराब तस्करी पर विशेष नजर रखी जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार का मानना है कि शराबबंदी के बावजूद भी कुछ तस्कर ट्रेनों और फिर अन्य परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल करके अवैध शराब की सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और फिर मालखानों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। जब्त की गई शराब के त्वरित विनिष्टीकरण और फिर नियमित सत्यापन के भी निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, किशनगंज की बेटी सायोनिका ने कमाल कर दिया है। कहते हैं कि अगर प्रतिभा हो, मेहनत हो और परिवार का साथ मिल जाए तो छोटे शहरों से निकल कर के भी बड़े बड़े मंचों पर पहचान बनाई जा सकती है। आज हम आपको किशनगंज की एक ऐसी बेटी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी मधुर आवाज़ से न सिर्फ जजों का दिल जीता है, बल्कि पूरे सीमांचल का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जिस मंच तक पहुंचने का सपना हजारों बच्चे देखते हैं, वहां तक किशनगंज की बेटी सायोनिका सरकार पहुंच चुकी है। अब वो राष्ट्रीय स्तर की रियलिटी शो इंडियाज़ टैलेंट वार सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाने जा रही है। किशनगंज शहर के लोहारपट्टी स्थित नेपालगढ़ कॉलोनी की रहने वाली सायोनिका सरकार ने अपनी शानदार गायिका के दम पर इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। उनकी सफलता से न सिर्फ उनका परिवार खुश है, बल्कि पूरे किशनगंज और सीमांचल क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। सायोनिका एक साधारण परिवार से आती हैं। उनकी माँ कृष्ण विश्वास एक संगीत शिक्षिका है और
गाछपारा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत हैं, उच्च विद्यालय में कार्यरत हैं। वहीं पर उनके पिता श्यामल कुमार सरकार दवा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। यह घर में शुरू से ही संगीत का माहौल रहा है, जिसका असर सायोनिका पर भी पड़ा है। बचपन से ही उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी थी। वर्तमान में सायोनिका सिलीगुड़ी के एक स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने संगीत में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। खास बात यह है कि उन्हें सिर्फ गायन ही नहीं बल्कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का सस्वर पाठ और फिर सामान्य ज्ञान में भी विशेष रुचि है। रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट वार 4 में शुरुआत से ही सायोनिका का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने अपनी आवाज़, सुरों पर पकड़ और आत्मविश्वास से जजों को प्रभावित किया है। हर राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वे अब ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गई है। ये उपलब्धि किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी मानी जाती है। अब 15 जुलाई 2026 को मुंबई में होने वाले ग्रैंड फिनाले में सायोनिका देश भर के प्रतिभागियों के बीच मुकाबला करेंगी। दोस्तों, अगर आप किशनगंज आना जाना करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मस्तान चौक में आए दिन महानंदा नदी पर भीषण जाम लगती है और इस जाम की वजह से हजारों राहगीर परेशान हो जाते हैं। लगभग रोज का ये मामला है। अब कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने किशनगंज एसपी से इस पर कार्रवाई की मांग की है। जहाँ किशनगंज शहर में अगर किसी समस्या ने आम लोगों का सबसे ज्यादा जीना मुश्किल कर रखा है तो वह है रोज लगने वाला भीषण जाम। खास करके मस्तान चौक और महानंदा पुल के आसपास की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोगों का समय, पैसा और धैर्य तीनों बर्बाद हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, नौकरी पेशा लोग, मरीज, एम्बुलेंस और व्यापारी सभी इस समस्या से प्रभावित है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ही दूरी तय करने में लोगों को आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक का समय लग जाता है। इसी लगातार बढ़ती परेशानी को देखते हुए कोचाधामन के पूर्व विधायक और जेडीयू नेता मास्टर मुजाहिद आलम ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को पत्र भेजकर के मस्तान चौक के निकट महानंदा पुल पर लगने वाले रोजाना के जाम से लोगों को हो रही परेशानियों की जानकारी दी है और जल्द समाधान की मांग की है। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने अपने पत्र में कहा कि महानंदा पुल और मस्तान चौक शहर का बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की कमी और बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण यहां पर अक्सर लंबा जाम लग जाता है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। कई बार मरीज अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, छात्रों को स्कूल और फिर परीक्षा केंद्र पहुंचने में परेशानी होती है, जबकि व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है। वहीं पर मास्टर मुजाहिद आलम ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र में अस्थायी समाधान निकाला जाए, ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए और ऐसे कदम उठाया जाए जिससे लोगों को रोजाना जाम की समस्या से राहत मिल सके। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के पत्र को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि समस्या का अध्ययन करके आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में मस्तान चौक और महानंदा पुल पर जाम की समस्या लगातार बढ़ी है, जहाँ कई बार 2-2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब शहर वासियों की नज़र प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन और फिर जिला प्रशासन मिलकर के इस पुरानी समस्या का अस्थायी समाधान निकालेंगे ताकि रोजाना जाम में फंसने वाले जनता को राहत मिले और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बाल विवाह हमारे समाज में ये कुप्रथा है, जहाँ आज भी हमारे समाज में बाल विवाह कराए जाते हैं, यानी कि नाबालिग बच्चियों की शादी कराए जाते हैं। लेकिन प्रशासन, सरकार भी लगातार इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। किशनगंज में तो आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि माता पिता अपने बच्चों की नाबालिग अवस्था में ही शादी करा देते हैं। आपके गाँव समाज में भी ऐसा होता होगा, आप जरूर देखते होंगे। यहाँ प्रशासन भी सख्त कदम उठा रही है और इस पर रोक लगाने की लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हर मामले पर रोक नहीं लगा पा रही है प्रशासन। जी, अगर 10 मामले होते हैं तो 2-3 मामले में ही रोक लग पाती है, बाकी मामले में रोक नहीं लग पाती है और उनकी शादी हो जाती है नाबालिग अवस्था में ही। आज भी बाल विवाह हो रहा था, लेकिन किशनगंज प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता की वजह से 15 वर्षीय बालक का बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। ये सिर्फ एक शादी रुकने की घटना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के भविष्य को बचाने की कहानी भी है। मामला किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड की बुधरा पंचायत का है। तो यहाँ एक 15 वर्षीय बालक की शादी की तैयारी चल रही थी, 15 वर्षीय मात्र। इसी दौरान किसी माध्यम से इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की
टीम ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण की इकाई के सहायक निदेशक आलोक कुमार भारती को दी। सूचना के आधार पर तुरंत एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। इसी टीम में चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य, पोठिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान ये पुष्टि हुई है कि जिस लड़के की शादी कराई जा रही थी उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है, यानी कि वह कानूनी रूप से विवाह के योग्य नहीं था। अधिकारियों ने बालक और उसके परिजनों से बातचीत की और फिर उन्हें बाल विवाह से नुकसान तथा कानून की जानकारी दी। दोस्तों, किशनगंज में 12 साल की नाबालिग बेटी को उसकी मां ने एक युवक के पास 2 लाख रुपए में बेच दिया है। जी हाँ, युवक लड़की को बंधक बनाया और हत्या की धमकी दी और लगातार उसके साथ गलत काम करता रहा। जी हाँ, 4 दिन तक रात भर उसके साथ गलत काम करता रहा। जी हाँ, किशनगंज में इंसानियत शर्मसार हो गई है। मां पर बेटी को बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि 2 लाख रुपए की कीमत क्या होती है। किसी के लिए एक मोबाइल, किसी के लिए एक बाइक, किसी के लिए कुछ महीनों की कमाई। लेकिन किशनगंज से जो मामला सामने आया है उसने इंसानियत को झकझोर करके रख दिया है। यहाँ पर आरोप है कि एक मां ने अपनी ही 12 साल की नाबालिग बेटी को 2 लाख रुपए के बदले दूसरे लोगों के हवाले कर दिया। इस खबर ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। मामला किशनगंज जिले का है, जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए गंभीर आरोप लगाया है। यह पीड़िता का कहना है कि उसे 4 महीने पहले घर से ले जाया गया और फिर मोतिहारी जिले के एक किराए के मकान में रखा गया। वहां उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाता था। बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और हर समय डर और धमकी का माहौल बनाया जाता था। जब पीड़िता के अनुसार जब भी वह विरोध करती थी उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसे बार बार धमकी दी जाती थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी जान ले ली जाएगी। बच्ची का कहना है कि कई महीनों तक उसे मानसिक और फिर शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक अमित राय, जो कि मोतिहारी जिले के ढाका थाना क्षेत्र का रहने वाला है, अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के बच्ची को वहां ले जाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी का किशनगंज और बहादुरगंज क्षेत्र में आना जाना था। इसी दौरान बच्ची की मां से संपर्क हुआ और फिर पैसों के लालच में ये पूरा मामला सामने आया। घटना में सबसे अहम मोड़ तब आया जब एक दिन आरोपी का मोबाइल फोन उसके पास से गिर गया। मौका देख करके बच्ची ने अपने पिता को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। बेटी की आवाज़ सुनते ही पिता के होश उड़ गए। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही उसे बचाने आएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूर्णिया में एक मुस्लिम लड़का अपने मुस्लिम पहचान छिपा करके हिंदू बनकर के एक हिंदू लड़की के साथ संपर्क में आया और लड़की को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। जी हाँ, हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में चर्चा और बहस को जन्म दे दिया है। मामला एक युवक पर अपनी पहचान छिपा करके एक नाबालिग लड़की के संपर्क में रहने के आरोप से जुड़ा है। घटना के सामने आने के बाद शहर के कला भवन परिसर में काफी हंगामा हुआ और लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। जब बताया जा रहा है कि भागलपुर जिले के नारायणपुर का रहने वाला एक युवक, जिसकी पहचान राजा खान के रूप में हुई है, पिछले कुछ समय से पूर्णिया की एक नाबालिग लड़की के संपर्क में था। आरोप है कि युवक ने अपनी पूरी पहचान लड़की और फिर उसके परिवार से साझा नहीं की थी। इसी बात को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार युवक पहले पूर्णिया में रहता था और इसी दौरान उसकी जान पहचान लड़की से हुई थी। बाद में वह दिल्ली चला गया, जहां वह पढ़ाई और काम कर रहा था, लेकिन दोनों के बीच संपर्क बना रहा। बताया जा रहा है कि बुधवार को युवक दिल्ली से पूर्णिया पहुंचा और फिर लड़की से मिलने के लिए शहर के कला भवन परिसर गया। इसी दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोगों को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लगी। दोनों ने युवक से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान मामला बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। देखते ही देखते वहां पर हंगामे की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक ने अपनी वास्तविक पहचान छिपा करके लड़की से संबंध बनाए थे। जब वहीं पर दूसरी ओर घटना को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं भी चल रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और फिर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक युवक का मोबाइल भी पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है और इसमें मौजूद सामग्री की जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच संपर्क कब से था और क्या किसी तरीके का कानून का उल्लंघन हुआ।
दोस्तों, अमोड़ विधानसभा के अभयपुर पुल पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने अख्तरुल ईमान के दावे पर सवाल उठाए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि सीमांचल की राजनीति में एक बार फिर से पुल निर्माण को लेकर के सियासी घमासान शुरू हो गया है। महानंदा नदी पर बन रहे अभयपुर घाट पुल को लेकर के अब श्रेय लेने की राजनीति खुल करके सामने आ गई है। कोचा दमन के पूर्व विधायक और जदयू नेता मास्टर मुजाहिद आलम ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिख करके अमोड़ विधायक और AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मास्टर मुजाहिद आलम का कहना है कि अभयपुर घाट पुल की स्वीकृति कोई नई प्रक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि इसकी मंजूरी काफी पहले की प्रशासनिक और फिर सरकारी प्रक्रिया के तहत मिली थी। उन्होंने अपने पोस्ट में दावा किया है कि पुल निर्माण के लिए मंत्री परिषद की स्वीकृति 13 जुलाई 2023 को ही मिल चुकी थी और इसका रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में मौजूद है। मास्टर मुजाहिद आलम ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुल की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी तो फिर ये दावा कैसे किया जा सकता है कि किसी विधायक की एक दिन की मांग के बाद DPR बन गया, मंजूरी मिल गई और परियोजना आगे भी बढ़ गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की दुनिया में ही संभव हो सकता है। दरअसल कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि बिहार विधानसभा में मार्च 2023 के दौरान अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान ने महानंदा नदी पर पुल निर्माण की मांग उठाई थी। इसके बाद सरकार की ओर से पुल निर्माण को लेकर के जवाब भी दिया गया था। इसी को आधार बनाकर के कुछ लोग इस परियोजना का श्रेय अख्तरुल ईमान को दे रहे हैं। लेकिन अब मास्टर मुजाहिद आलम ने इस दावे को चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी के पास इससे अलग कोई सरकारी पत्र, आदेश या दस्तावेज है तो वे सामने लाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और विकास कार्यों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। वहीं पर AIMIM का कहना है कि अभयपुर घाट पुल अख्तरुल ईमान की ही देन है।